आज हमारा जो टॉपिक है नरेशन, इसे हम पढ़ना शुरू करते हैं। और नरेशन के टॉपिक में आज हम जिन सेंटेंसेस को पढ़ने वाले हैं वो हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना। हम ये पहले सभी जानते हैं कि नरेशन क्या होता है और नरेशन के कितने पार्ट होते हैं। नरेशन के मुख्यतः दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, जिनका हम पिछली क्लासेस में जिक्र कर चुके हैं। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें देखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज कैसे किया जाए। लेकिन अब इनडायरेक्ट में चेंज करने से पहले हम ये देखेंगे कि इंपेरेटिव्स होते क्या है। तो पहले ये जान लेते हैं कि इंपेरेटिव्स हम किसे कहते हैं और इंपेरेटिव सेंटेंसेस का मीनिंग क्या होता है। तो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे? इसका मतलब ये है कि ऐसे वाक्य जिनमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, फॉरबिड और प्रोहिबिशन ऐसे भाव आए, ऐसा एक्सप्रेशन आए, ऐसे वाक्य को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब बात ये आती है कि हम इस सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे। तो उसको पहचानने के लिए हमें क्या करना है, जो भी डायरेक्ट नरेशन में जो वाक्य दिया गया होगा और ये जो सेंटेंसेस की हम बात कर रहे हैं, ऑर्डर, कमांड, प्रोहिबिशन, फॉरबिड, एडवाइस और रिक्वेस्ट, ये सारे के सारे जो इमोशंस हैं आपको दिए जाएंगे रिपोर्टेड स्पीच, जो कि डायरेक्ट नरेशन का क्या होता है, एक पार्ट होता है। तो हमें अगर ऑर्डर का भाव देखना है तो हमें उस सेंटेंस में एक मीनिंग निकालना होगा कि कहीं उसमें कोई ऑर्डर का भाव तो नहीं दिया हुआ है। हमें उस सेंटेंस में कमांड का भाव देखना है कि अगर उस सेंटेंस में किसी कमांड का भाव तो नहीं दिया हुआ है, रिक्वेस्ट का भाव तो नहीं दिया हुआ है, एडवाइस का भाव तो नहीं दिया हुआ है, फॉरबिड और प्रोहिबिशन का भाव तो नहीं दिया हुआ। और जब हमें ये पता चल जाए उसके बाद हम इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने ये देखा कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इसकी क्लियर हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि ऐसे वाक्य जिनसे हमें या तो किसी ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, फॉरबिड और प्रोहिबिशन का भाव पता चले, तो ऐसे वाक्य को हम कहेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। चलो हम आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि इंपेरेटिव्स को हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, क्या क्या वो नियम हैं जिनके द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रूल्स, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सबसे पहला जो हमारे पास महत्वपूर्ण बिंदु होता है उसके रूल्स होते हैं। रूल्स में सबसे पहला नियम क्या है, और ये स्टार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब से, क्योंकि जो भी चेंजेस होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते समय स्टार्टिंग किधर से करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब से। और रिपोर्टिंग वर्ब में हमें एक वर्ब दी हुई और उस वर्ब के रूप में क्या होता है, से या फिर सेज या फिर सेट, ये तीनों वर्ब्स हो सकती हैं। अब बात ये है कि इन तीनों वर्ब्स को सर हम जब इनडायरेक्ट में ले जाते हैं तो किस में चेंज करते हैं, उसके लिए हम देखते हैं ये डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेंटेंस के ऊपर। अब रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य होगा उसमें हमें या तो ऑर्डर मिलेगा या फिर कमांड मिलेगा या फिर रिक्वेस्ट, एडवाइस मिलेगा। तो अब इनको किस में चेंज करेंगे ये डिपेंड करता है इन इमोशंस के ऊपर। सपोज अगर सर रिपोर्टेड स्पीच में आपको ऑर्डर का भाव दिया, रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर का भाव दिया हुआ है, तो फिर हम इस से, सेज और सेड को कैसे चेंज करेंगे। ऑर्डर का भाव है तो सब उसको बदल देंगे ऑर्डर, ऑर्डर्स और ऑर्डर, किसमें चेंज कर देंगे, ऑर्डर, ऑर्डर्स और ऑर्डर। समझते हैं, अगर से दिया गया है तो किसमें चेंज होगा, ऑर्डर में। सेज दिया हुआ है तो ऑर्डर्स में, और सेट दिया हुआ है तो ऑर्डर्ड में। दूसरा, अगर आपको कमांड का भाव दिया गया हो तो इन्हीं को फिर आप चेंज करेंगे किसमें, कमांड, कमांड्स और कमांडेड। और अगर ऐसा हो
कि रिपोर्टेड स्पीच में आपको रिक्वेस्ट का भाव दिया हुआ हो, तो फिर इन तीनों को हम किस में चेंज करेंगे? रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट और रिक्वेस्टेड। और अगर एडवाइस का भाव हो तो फिर इसी हिसाब से इनको हम एडवाइस, एडवाइजेस और एडवाइज में क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। अब रही बात फॉरबिड और प्रोहिबिशन की, सब इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? चलो ये तो हमें समझ में आ गया। अब फॉरबिड और प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना। क्या करना? मना करना। तो इन दोनों का जो यूज है वो नेगेटिव सेंटेंस है। इन दोनों का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होगा, जिसमें फॉरबिड और प्रोहिबिशन, क्योंकि इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? मना करना होता है। तो हमने ये देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब में दी गई वर्ब जो है उसको हम से, सेज और सेड को ऑर्डर, ऑर्डर्स और ऑर्डर्ड में बदलेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपको से, सेज और सेड दिया हुआ है और भाव कमांड का है तो कमांड, कमांड्स और कमांडेड में बदल देंगे। इसी हिसाब से रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट और रिक्वेस्टेड में, और एडवाइस, एडवाइस और एडवाइस। रूल नंबर 2 की बात कर। दूसरा नंबर का जो रूल है ये बात करता है कनेक्टिंग वर्ड। इसकी बात करेगा कनेक्टिंग वर्ड, क्योंकि डायरेक्ट नरेशन में जो दो पार्ट दिए हुए होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम एक कनेक्टिंग वर्ड से क्या करते हैं? जोड़ते हैं। इसको हम दूसरे नाम से लिंकिंग वर्ड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लिंकिंग वर्ड। इसको क्या कह सकते हैं? लिंकिंग वर्ड। क्यों? क्योंकि सर ये क्या कर रहा है? दो सेंटेंसेस को, दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने का काम कर रहा है। तो या तो इसको आप कनेक्टिंग वर्ड कह दो या फिर इसको आप लिंकिंग वर्ड कह दो। तो हम इसमें जब दो सेंटेंसेस को, जो रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको जोड़ने के लिए कनेक्टिंग वर्ड जो काम में लेते हैं वो होता है टू। क्या काम में लेंगे? टू को काम में लेते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारा रूल नंबर 3। आई होप दोनों रूल आपको समझ में आ गए हैं। इसके बाद तीसरा नियम है हमारा, जो कि रिपोर्टेड स्पीच से संबंधित, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले जो दो चेंजेस हम कर चुके हैं। पहला, रिपोर्टिंग वर्ब को हमने बदल दिया है, फिर कनेक्टिंग वर्ड हमने लगा दिया है, और अब हम आते हैं आगे रिपोर्टेड स्पीच की तरफ। रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंजेस होते हैं उसमें सबसे जो पहला चेंज है वो होता है हमारा प्रोनाउन से संबंधित। लेकिन अब यहाँ पर एक दिक्कत आती है, क्या कि सर इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो सेंटेंस की शुरुआत होती है वो एक वर्ब से होती है, और वर्ब से जब शुरुआत होती है तो वर्ब के बाद आप एक ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन संबंधित चेंजेस हैं उसको हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। तो फिर क्या करेंगे कि सर हम इस इंपेरेटिव सेंटेंस को किस में चेंज करते हैं? पहले तो असर्टिव में चेंज करते हैं, या फिर अफर्मेटिव में चेंज करते हैं, या फिर हम जब एग्जांपल्स देखेंगे तो और बेटर तरीके से इसको समझेंगे। हम इसमें एक नियम लिख देते हैं कि जो टू है, जो कनेक्टिंग वर्ड हमने लगाया है, इसके बाद जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस हमें दिया हुआ है उसको एज इट इज, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना। सबसे सिंपल जो तरीका है इसका वही है। इसमें ना तो हमें प्रोनाउन के बारे में ज्यादा विचार करना है, ना इसमें टेंसेस के बारे में विचार करना है, और ना ही इसमें एडवर्ब्स के बारे में विचार करना है। टू के बाद रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए वाक्य को एज इट इज क्या कर देना है? लिख देना है। ठीक है, तो रूल नंबर 3 में हम लिख देते हैं कि राइट imperative, writes imperative sentence, write imperative sentence as it is after two, after two के बाद हम imperative sentence को as it is क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और बात करेंगे सर अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर हो तो फिर क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस होगा तो फिर क्या होगा? यहां पर रूल नंबर 4 में ही लिख देते हैं हम, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, मीन्स इंपेरेटिव नेगेटिव है, तो उस केस में इन नेगेटिव कंडीशन
in negative condition we use not to instead of to। अगर इंपरेटिव नेगेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में तो हम कनेक्टिंग वर्ड के रूप में टू नहीं लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं, नोट टू लगाते हैं। और दिया हुआ जो इंपरेटिव नेगेटिव वर्ड है हमारे पास में डोंट, उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये कुछ एक जो सामान्य नियम है वो इनसे संबंधित यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं, एक बार रिपीटेशन देते हैं इनका। सबसे पहला जो रूल है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब से संबंधित है, जिसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच में जो एक्सप्रेशन होगा, जो भाव होगा, उसके अनुसार क्या कर लेते हैं, चेंज कर देते हैं। दूसरा नियम कनेक्टिंग वर्ड से संबंधित है, कनेक्टिंग वर्ड हम यहाँ पर टू का यूज कर रहे हैं। तीसरा जो नियम है ये कहता है कि टू के बाद जो इंपरेटिव सेंटेंस दिया हुआ है उसको एज इट इज हम मेंशन कर देते हैं, और अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो उस नेगेटिव कंडीशन में हम टू के बजाय इसका प्रयोग करते हैं, नोट टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स। अभी हमने नियमों को अच्छे से समझ लिया है, आई होप आपने रिवीजन भी कर लिया होगा। आगे चलते हैं और बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल्स ले रहा हूं इंपरेटिव सेंटेंसेस जो पॉजिटिव है। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, ही said to me, then comma और inverted comma, please help me। ये एक हमारे पास में डायरेक्ट नरेशन का क्या है, एग्जाम्पल। अब इसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन। कोशिश करिए आप भी, आपसे अगर होता है, वैसे इसमें ऐसा कोई मुश्किल काम है नहीं। सबसे पहले आपको चेंजेस किधर से करने हैं, रिपोर्टिंग वर्ब से। करिए मेरे साथ में। हमें ही में कोई चेंज नहीं करना है, ही को हमें एज इट इज लिखना है। उसके बाद हम चलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ। ये पार्ट हमारा कौन सा है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ हमारा कौन से टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस हमें यहाँ कौन सा दिखाई दे रहा है, पास्ट टेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये से का कौन सा फॉर्म है यहाँ पर, सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, जो कि पास्ट फॉर्म होता है, इसलिए ये पास्ट टेंस में। तो सैड टू को हमें चेंज किसमें करना है, ये हमें पता चलेगा कहाँ, रिपोर्टेड स्पीच में। चलो एक बार, अब ऐसे ही नहीं चेंज कर देना है। रिपोर्टेड स्पीच में मुझे बताओ, देखिए यहाँ पर कौन सा एक्सप्रेशन आ रहा है, कौन सा भाव आ रहा है, रिक्वेस्ट का। ये कैसे पता चला, बिल्कुल यहां पर लिखा हुआ है सर प्लीज, और जैसे हम इस वाक्य को पढ़ते हैं प्लीज हेल्प मी, तो आपको एक भाव सामने से ऐसा लगता है कि आपसे मदद मांगी जा रही है। और मदद मांगने के लिए जो सामने वाला इंसान है आपसे क्या कर रहे हैं, पोलाइट वे में बात कर रहे हैं। किसमें बात कर रहे हैं, पोलाइट वे में, आपसे झगड़ा नहीं कर रहे। तो जब पोलाइट वे में आपसे मदद मांगी जा रही है और प्लीज हमें दिखाई दे रहा है, तो सीधी सी बात है वहां पर रिक्वेस्ट का भाव है। तो फिर आपको पता चल गया कि सैड को किसमें बदलना है, रिक्वेस्टेड। इसमें चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड में ही क्यों किया, क्योंकि सर इधर सेड दिया हुआ, अगर यहां से होता तो हम इसको रिक्वेस्ट में करते, सेज होता तो फिर किस में करते, रिक्वेस्ट में करते। चलो उसके बाद हमें यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट को एज कैरी करना है, ये लो जी ऑब्जेक्ट लगा दिया। इसके बाद ये जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा है इसको हमें क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, इनको हटा देना। और इनको हटाकर अभी कनेक्टिंग वर्ड क्या बताया था, कनेक्टिंग वर्ड बताया था टू। चलो जी टू भी लगा दिया। इसके बाद हमें अब सामने दिखाई देता है रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, और रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य है वो कैसा है, इंपेरेटिव। हमें क्या करना है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स दिए हुए होते हैं ना, एक्स्ट्रा वर्ड्स जैसे प्लीज दिया हुआ है, काइंडली दिया हुआ है, इनको हमें क्या कर देना है, हटा देना। इनको हमें कैरी नहीं करना है। तो यहां से प्लीज को हटाएंगे। उसके बाद क्या बच जाता है आगे, हेल्प मी। तो हेल्प जो क्या है, एक मेन वर्ब का काम कर रही है। तो मैंने क्या कहा था आपको, टू के बाद में इंपेरेटिव सेंटेंस को एज इट इज कैरी करके लाना, हम यहां पर लेके आएंगे हेल्प। अब लास्ट में हमें दिखाई दे रहा है मी, इसको किस में चेंज करेंगे,
ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, उसने मी कहा है, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करेंगे, और प्रोनाउन संबंधी जब परिवर्तन करते हैं आपको पता है नियम कौन सा काम करता है, 1 2 3 अपॉन सन, मीन्स फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन में नो चेंज। हमें एक बार ये बताओ कि यहां पर जो मी है ये कौन सा पर्सन का केस है, फर्स्ट पर्सन। आपने जब ये पढ़ा होगा आई, माई और मी, ये पढ़ा होगा अपने प्रोनाउन में पढ़े, तो मी यहां पर आया और मी कौन सा केस कहलाता है, ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। मैंने आपको बताया था अभी शुरुआत में कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं और उसमें जो एक वर्ब यूज होती है, क्योंकि मेन वर्ब से शुरुआत होती है, और उस मेन वर्ब के तुरंत बाद में क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव। तो वहां पर हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा वर्ब के। तो अब हमें क्या करना है कि सर ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, किसका ऑब्जेक्टिव केस है, आई का है, आई तो फर्स्ट पर्सन है। यहां देखो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। किसका सब्जेक्ट सर, रिपोर्टिंग वर्ब का, ये वाला पार्ट। अब रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या है, ही। अब यहां पर सब्जेक्टिव केस ही है और हमने यहां पर ऑब्जेक्टिव केस मी यूज किया है। अब यहां पर भी देखो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आना चाहिए ना, सब्जेक्टिव केस थोड़ी दे सकते। तो हम यहां पर अब ऑब्जेक्टिव केस किसका देंगे, ही का, और वो क्या होगा, हिम। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट नरेशन, है सबसे आसान। बस प्रोनाउंस जो चेंजेस होंगे ना उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी इसमें इतनी ज्यादा दिक्कत आपको आती नहीं। क्या चीज, टेंस से संबंधित परिवर्तन कैसे करो, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ऐसा टेंस का कोई लेना देना होता ही नहीं, तो वर्ब से शुरुआत होती है। हाँ, प्रोनाउन संबंधित चेंजेस आप करें। अभी मैं दूसरा वाक्य लिखता हूँ, उसमें बताना, एक नेगेटिव लेता हूँ। जैसे मैंने कहा द टीचर said to students, the teacher said to students, comma inverted comma, don't make noise, don't make noise। ये हमारा डायरेक्ट नरेशन का, इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन। अब इसमें नेगेटिव का बस अपने को एक नियम चेंज करना है, बाकी और कुछ चेंज नहीं। देखो कैसे बदलते हैं इसको, करिए कोशिश मेरे साथ में। द टीचर, द टीचर, अब सेड टू को किस में चेंज करोगे, यहां पर फिर से अपने को क्या करना है, देखना है सर रिपोर्टेड स्पीच को, और रिपोर्टेड स्पीच में आपको दिखाई दे रहा है एक नेगेटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत किससे हो रही है, डोंट से शुरू हो रही है। इसका मतलब ये इंपेरेटिव नेगेटिव। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम, इसमें एक एक्सप्रेशन देखो क्या कहा जा रहा है, टीचर स्टूडेंट्स को कह रहा है। अब टीचर स्टूडेंट्स को कह रहा है तो एक रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, या कमांड दे रहा है, कैसा एक्सप्रेशन है, बिल्कुल टीचर यहां पर बच्चों को क्या करेगा, ऑर्डर दे सकता है। उनको ऑर्डर दिया तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। इसमें चेंज कर देंगे, ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। उसके बाद सर ऑब्जेक्ट को लिख देंगे एज इट इज, स्टूडेंट्स, और कोमा और इन्वर्टेड कोमा जो है इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। फिर से क्या करना है, अब कनेक्टिंग वर्ड क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, नहीं, क्या नहीं लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने रूल नंबर 4 में लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि अगर वाक्य नेगेटिव है तो यहां पर टू नहीं लगेगा, कनेक्टिंग वर्ड क्या लगेगा, नॉट टू लगेगा। तो यहां हमें क्या करना है, नॉट टू। अब हुआ क्या है, जब नेगेटिव सेंस का काम यहां पर इस नोट ने कर दिया है, तो वाक्य में से जो डोंट दिया हुआ है इसको भी क्या कर दोगे, हटा दोगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस में हमने देखा कि यहां से आपको प्लीज और काइंडली वर्ड को हटा देना है, और अब जब सेंटेंस नेगेटिव होगा, इंपेरेटिव नेगेटिव, तो वहां पर आपको हमेशा सेंटेंस में क्या मिलेगा, डोंट, और उस डोंट को अपने को क्या कर देना है, डायरेक्ट में हटा देना है, क्योंकि उसका काम कौन कर रहा है, नोट टू कर रहा है। अब इसके बाद जो बचा हुआ वाक्य, क्या बचा हुआ है,
मेक नॉइस, इसको हम एडजेक्टिव मेक नॉइस, मेक नॉइस। अब यहां पर हमें अदर चेंजेस करने नहीं थे क्योंकि प्रोनाउन संबंधी चेंजेस यहां होने नहीं, क्योंकि दिया हुआ नहीं। अगर यहां पर कोई प्रोनाउन संबंधी केस दिया हुआ होता तो हम उसमें भी क्या कर देते, परिवर्तन कर देते। तो हमारा इंडायरेक्ट नरेशन क्या बना, द टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स नॉट टू मेक नॉइस। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगले एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पॉजिटिव इंपेरेटिव। तो पॉजिटिव है, मैंने कहा सी सेड, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, गेट आउट, गेट आउट। बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है, चलो बनाते हैं इसका इंडायरेक्ट। सी सेड गेट आउट। हमारे पास यहां जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में शी, और वर्ब है हमारे पास में पास्ट में सेड। चलो करो चेंज। सबसे पहले लिखेंगे शी, सेड को चेंज करेंगे किसमें, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर। सर रिपोर्टेड स्पीच में हम एक बार एक्सप्रेशन देखेंगे, भाव देखेंगे इसने क्या दिया, बताओ मुझे। सी सेड गेट आउट, किसी को आप गेट आउट बोलते हो तो उसमें उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो, सजेशन दे रहे हो, या उसको ऑर्डर दे रहे हो, कमांड दे रहे हो, क्या कमांड दे रहे हो? नहीं, कमांड कैसे दो? तो कमांड का एक सीधा सा फॉर्मूला है। कमांड का अगर एक्सप्रेशन होगा ना तो आप ये मानकर चलो कि एक ग्रुप को संबोधित किया जा रहा है, एक ग्रुप को एड्रेस किया जा रहा है। कमांड तो तभी देंगे भाई एक टीम का लीडर है, एक कैप्टन है किसी टीम का, तो वो अपने साथियों को क्या करेगा, वो कमांड नहीं दे सकता, वो सॉरी ऑर्डर नहीं दे सकता, वो रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, वो क्या करता है, कमांड करता है। तो एक ग्रुप को क्या किया जाएगा, एड्रेस किया जाएगा, तब तो मानकर चलो कि क्या होगा, कमांड होगा। लेकिन यहां पर किसी ग्रुप को संबोधित नहीं किया जा रहा है, सीधा कहा जा रहा है कि गेट आउट। गेट आउट में सीधा अपने को पता चला ऑर्डर दिया जाए, क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। क्या, सी सेड गेट आउट। अगर देखो इसमें इमोशन कैसे चेंज होता है वो भी बता दो। सी सेड, हमने क्या कहा, सी ऑर्डर, सी ऑर्डर। अब किसको ऑर्डर दिया, कोई जिक्र नहीं किया है, सी ऑर्डर सीधा लिखेंगे और उसके बाद में कोमा और इन्वर्टेड कोमा को क्या कर दोगे, हटा दोगे। हटाने के बाद क्या लगाएंगे, कनेक्टिंग वर्ड यहां पर टू लगाएंगे। चलो टू लगा दिया, इसके बाद क्या करेंगे, गेट आउट। सी ऑर्डर्ड टू गेट आउट, सी ऑर्डर टू गेट आउट। अब यहां पर एक बार अगर मैं ऑब्जेक्ट रिप्लेस कर दूं, जैसे अगर ये सेंटेंस इस तरीके से होता, सी सैड टू मी, सी सैड टू मी, मैंने यहां ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो इस केस में फिर क्या करते, सी ऑर्डर्ड मी, सी ऑर्डर्ड मी टू गेट आउट, सी ऑर्डर्ड मी टू गेट आउट। क्या करना पड़ा, केवल अपने को यहां पर ऑब्जेक्ट बिठा दिया सर, और ऑब्जेक्ट जब डायरेक्ट नरेशन में बिठाएंगे तो जाहिर सी बात है इनडायरेक्ट नरेशन में भी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और जब यहां ऑब्जेक्ट आ गया तो बाद वाले सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। डायरेक्ट नरेशन का वाक्य है, हरीश सैड टू his father, Harish said to his father, please get me a laptop, get me a laptop, please get me a laptop. Harish said to his father, please get me a laptop. चलो बदलो इसको डायरेक्ट में, वेरी गुड। हरीश और सैड टू को बदलना है अपने को इसके इमोशन के अनुसार। रिक्वेस्टेड,
हरीश रिक्वेस्टेड, किससे किया इसने, हिज फादर, ऑब्जेक्ट आ गया, हिज फादर। और अब कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा दो और कनेक्टिंग वर्ड टू लगा दो। चलिए उसके बाद आगे दिखाई दे रहा है प्लीज, इसको भी क्या कर देना है, हटा देना है। चलो जी इसको भी हटा दिया। फिर क्या करना है, गेट, क्या करना है, गेट। और उसके बाद देखो यहां क्या आ रहा है, मी, तो यहां पर भी देखो इस केस में आया था हेल्प मी, यहां पर क्या है, गेट मी, अगेन वही नियम काम करेगा। यह है ऑब्जेक्टिव केस किसका, फर्स्ट पर्सन आई, फर्स्ट पर्सन आई का। तो फर्स्ट पर्सन जो है चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसका सर, रिपोर्टिंग वर्ब का कौन है, हरीश। अब हरीश चूंकि एक लड़का है, इसके लिए हमें प्रोनाउन क्या लेके आना पड़ेगा, ही लेके आना पड़ेगा। तो अब ही का कौन सा केस लाएंगे, ऑब्जेक्टिव लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हिम अ लैपटॉप। क्या बना सेंटेंस, हरीश रिक्वेस्टेड हिज फादर टू गेट हिम अ लैपटॉप। ये हमारा इंडायरेक्ट मेंशन का सेंटेंस। आई होप आपको सारे एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और